वेलकम टू द SCS एकेडमी। आज का हमारा जो विषय है, क्या राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वास्तव में देखें तो भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों को वाकई में तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। मतलब नए राज्यों को एक नया रूप दिया जा सकता है, उनके आकार में बदलाव किया जा सकता है। इस विषय को आज हम गंभीरता से समझेंगे। तो चलते हैं विषय की ओर। दोस्तों, हमने देखा है कि भारत जो है वह विनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब एक ऐसा संघ है भारत। अभी हमने कल के लेक्चर में देखा था कि भारत एक जैविक इकाई के रूप की तरह व्यवहार करता है। मतलब उसका कोई भी अंग उससे अलग नहीं हो सकता, वो उस शरीर का एक अभिन्न अंग है, कोई भी राज्य। लेकिन राज्यों का स्वरूप को हम बदल सकते हैं हमारी अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए, या देश के भीतर कोई भी मांग अगर उत्पन्न होती है और अगर वह संवैधानिक और उचित जान पड़ती है तो हम उस मांग को ध्यान में रखते हुए एक राज्य का गठन कर सकते हैं। जैसे 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया, जो नया राज्य है। और अभी अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जो जम्मू एंड कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा था उसको समाप्त करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तो ये शक्ति जो है ये कहाँ से आती है? ये शक्ति संसद को आती है आर्टिकल नंबर 3 से। किससे? आर्टिकल नंबर 3 से, जो संविधान के भाग 1 में शामिल है। संविधान का भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 शामिल होते हैं और अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ये शक्ति है कि वह राज्यों को जैसा चाहे वैसा रूप दे सकती है। मतलब अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो जो संसद है वो भारत की राजनीतिक इकाइयाँ जो है देश के अंदर, उनको अपने अनुसार स्वरूप और आकार प्रदान कर सकती है, जैसी कि देश की आवश्यकता हो या जैसी देश में मांग उत्पन्न हो। दोस्तों, हमने ये देखा कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। लेकिन हम अमेरिका के बारे में अगर बात करें, अगर हम अमेरिकी संविधान से तुलना करें, तो जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तब अमेरिका में 13 राज्य थे। आज अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है। तो क्या आप कहेंगे कि उन 13 राज्यों से मिलकर फिर उनमें जो बदलाव किए गए उसके बाद जो आज राज्यों की संख्या 50 हो गई? नहीं। अमेरिका जब आज़ाद हुआ तब 13 राज्यों ने कहा कि हम सब शामिल होकर एक परिसंघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो हमने कल के लेक्चर में भी देखा था, फिर कि हम एक कॉन्फेडरेशन बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने कॉन्फेडरेशन बनाया लेकिन अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। मान लीजिए कि ये 13 राज्य ये वाले थे। उसके बाद अन्य राज्यों को भी लगा कि हमें इस परिसंघ में शामिल होना चाहिए। अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखते हुए अन्य राज्य भी इस परिसंघ में शामिल होते गए और इस तरीके से राज्यों की संख्या वर्तमान में 50 हो गई है। न तो अमेरिकी संसद, जिसे सीनेट कहते हैं दोस्तों, वह उसको ये शक्ति है कि वह राज्यों को अपने अनुसार स्वरूप प्रदान कर सके या उनके आकार में बदलाव कर सके, उनके नाम में बदलाव कर सके। उसको ये शक्ति अपनी मनमानी शक्ति नहीं है कि अगर वो देश के हित में या ऐसी मांग उठती है या राजनीतिक हित को देखते हुए राज्यों के स्वरूप में इस तरीके से बदलाव करे। लेकिन अगर राज्य सहमति दे, अमेरिका का कोई भी राज्य अगर इस बात के लिए सहमत है कि मेरी सीमा में बदलाव किया जा सकता है या मेरे नाम में बदलाव किया जाए, तो संसद सीनेट जो है उस हेतु कार्य कर सकती है। मतलब राज्य की सहमति अमेरिकी संविधान में अति आवश्यक है। राज्य की सहमति अमेरिकी संविधान में अति आवश्यक है और भारतीय संविधान में राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। उस प्रोसेस को हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में राज्य एक पृथक इकाई है, स्वतंत्र इकाई है।
उसके स्वरूप में बदलाव नहीं हो सकता। संघात्मक व्यवस्था का एक मुख्य विशेषता ये होती है, लेकिन हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि भारत में एकात्मकता की विशेषता भी समाहित है। संघात्मक विशेषता में एकात्मकता की विशेषता भी समाहित है विभिन्न विशेष परिस्थितियों में, और इसी एकात्मकता का एक उदाहरण अनुच्छेद 3 है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत जब आज़ाद हुआ था, जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो 13 राज्य थे और उन्होंने मिलकर जो परिसंघ बनाया, फिर 50 हुए। इसी तरह भारत जब आज़ाद हुआ था, तब हम बात करें तो भारत में कितने राज्य थे? तो भारत में 14 राज्य थे दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ। और जब धर कमीशन बना था और उसने कहा था कि हमें जो राज्यों का जो विभाजन किया गया ABCD कैटेगरी में, उसको समाप्त किया जाए। और इस तरह 1956 में जो भारत का स्वरूप उभर कर आया था, उसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 6 जो थे यूटीज थी और 14 हमारे राज्य थे। इस तरीके से भारत का स्वरूप सामने आया। लेकिन आज आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि भारत में पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का स्तर समाप्त करके तो एक राज्य यहाँ पे घट गया, जो हो गया 28, और 7 से 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गए, इसलिए वो हो गया 9। तो आज 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात को तो हमने समझा। अब भारत में स्वतंत्रता के समय 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उससे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे राज्यों का गठन किया गया। संसद की ने जो अनुच्छेद 3 की शक्ति, अनुच्छेद 3 को भी हम आगे समझेंगे। तो अनुच्छेद 3 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने कई राज्यों का गठन किया। अर्थात हमें ये बात तो समझ में आ गई कि भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्यों को संसद अपने अनुसार रीफ्रेम कर सकती है, रीएडजस्ट कर सकती है। मतलब भारत की राजनीतिक जो मैप है, राजनीतिक मैप को अपने अनुसार रीड्रॉ कर सकती है संसद, पुनर्संरचित या पुनर्संगठित कर सकती है। तो अगर हम देखें तो अगली स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 1956 था उसमें केरला बना था, त्रावणकोर से मिला के कुछ अंग, तो केरला बना। फिर 1960 में आप जानते हैं कि यहाँ पर मद्रास का एरिया था, मद्रास प्रेसिडेंसी, उसको 1960 में 2 भागों में विभाजित किया गया और 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर आपने 2000 में 3 राज्यों का और गठन किया गया। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाया गया और बिहार से अलग होकर झारखंड बनाया गया। तो ये 2000 में इन 3 राज्यों का गठन हुआ। फिर अगर हम बात करें तो 2014 में, कब? 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य तेलंगाना बना। तो राज्यों का गठन समय समय पर होता रहा। जैसे कि 1953 में पहला जो राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश था, और वही आंध्र प्रदेश 2014 में उसी भाषाई आधार पर, क्योंकि एक जनसंख्या बोलती है कि हमारी भाषा और हमारी संस्कृति अलग है, तो तेलंगाना एक अलग राज्य बना 2014 में। तो ये समय के साथ मांग उठती रहती है, और कहीं ये प्रशासनिक आधार पर बनाया गया है कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसके विकास की अलग आवश्यकता है। कई बार उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की सिफारिश भी चलती है कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटा जाए। मध्य प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो इस तरीके से राज्यों का गठन समय के साथ होता गया। फिर हमारे देश की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था अनुच्छेद 370 में थी, और उससे समाप्त करके जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, एक जम्मू और एक लद्दाख। और इस तरह एक राज्य की संख्या समाप्त होकर हमारे यहाँ पर 7 से 9 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि आर्टिकल 3 ऐसा क्या शक्ति देता है संसद को, और उसमें क्या प्रावधान है कि इतने सारे राज्यों का गठन हो सका, और उसके लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता संसद को पड़ती है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है
कि वह नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर सकती है। जो भी राज्य स्थापित हैं, जो भी राज्य अभी बने हुए हैं, नए राज्य को बनाने का मतलब है कि जो भी अभी राजनीतिक संरचना है देश की, उसको अपने अनुसार उसकी सीमा में बदलाव कर सकती है, उसके नाम में बदलाव कर सकती है, और दो राज्यों के कुछ कुछ एरिया को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। एक ही राज्य के एक हिस्से को काटकर एक नया पृथक राज्य बनाया जा सकता है। तो किसी राज्य की सीमा में वृद्धि हो सकती है, किसी राज्य की सीमा में घटोतरी हो सकती है, एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो ये जो रीएडजस्टमेंट है, ये संसद को जो शक्ति मिलती है वो अनुच्छेद 3 के तहत मिलती है। यहाँ पर अगर हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे इस विषय को, तो संसद को सबसे पहले संसद को ये शक्ति मिलती है। लेकिन अब हम एक उदाहरण लेते हैं, उस पूरी प्रोसेस को कैसे संचालित किया जाता है। सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है कि अगर आप अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी नए राज्य का गठन करना चाह रही है, या भारत की जो स्थापित राजनीतिक संरचना है, स्थापित जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारा मैप है, पॉलिटिकल मैप, उसको बदलाव करना चाहती है, चाहे नाम बदलना चाह रही हो संसद, चाहे किसी राज्य की सीमा में बदलना चाह रही हो, या फिर नए राज्य का गठन करना चाह रही हो, तो सबसे पहली जो आवश्यकता पड़ती है वो संसद में उस बिल को प्रस्तुत करना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? उस प्रस्ताव को संसद में प्रस्तावित किया जाएगा, और इस प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए तभी प्रस्तावित किया जा सकता है जब उसको राष्ट्रपति, जो अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसको अनुमति दें कि हाँ, संसद में ऐसा सरकार प्रस्ताव रख सकती है। फिर वो प्रस्ताव आता है। अब मान लीजिए कि ममता बनर्जी से कहा गया कि आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है सिक्किम से लगा हुआ, उसको हम एक अलग राज्य की संज्ञा देंगे, तो ममता बनर्जी उस बात से बड़े तनाव में आ जाती है। राष्ट्रपति की सहमति लेकर मोदी जी ने एक प्रस्ताव संसद में पेश कर दिया, अनुच्छेद 3 की शक्तियों को लेकर। ये एकात्मकता को दिखाता है। अब क्या होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद संसद में वो प्रस्ताव आ जाता है। अब मोदी जी को क्या ज़रूरत है? इसी के साथ दूसरा एक चीज़ होगी कि वही प्रस्ताव ममता बनर्जी को, मतलब विधानसभा को, विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी कि इस समय सीमा में आपको इस विषय में अपना मत देना है। अब क्या ये जो राज्य सरकार का दिया गया मत ये बाध्य है? तो हम कहेंगे ये कोई बाध्य नहीं है। फिर अगर राज्य सरकार अपना मत नहीं दे पाती है तय समय सीमा में, तो क्या ये प्रक्रिया रुकेगी? तो नहीं रुकेगी। राज्य का जो भी मत हो, वो दिया गया हो या न दिया गया हो, उससे संसद के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये शक्ति जो है संविधान ने संसद को दी है कि वह राज्य की जो सिफारिश है या राज्य का जो मत है उसको माने या न माने। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर राज्य के मत को, व्यवहारिक स्तर पर मैं बोल रहा हूँ, व्यवहारिक स्तर पर राज्य के मत को भी ध्यान में रखा जाता है। और इसके लिए जैसे कि न्यायालय जो है, मीडिया है, उस राज्य की जनसंख्या है, जो जनता है, वो दबाव बनाती है और सरकार ध्यान में लेती है। लेकिन संवैधानिक तौर पर केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह राज्य की जो मत है उसको माने या चाहे न माने। राज्य ने अपनी समय सीमा में मत दिया या न दिया हो, उसको कोई वो महत्व न प्रदान करे, ये सरकार की शक्ति है। तो ये प्रस्ताव राष्ट्रपति की सहमति से अनुच्छेद 3 के तहत संसद में प्रस्तावित किया जाता है। राज्य को वही प्रस्ताव अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाता है। एक समय सीमा में राज्यों को अपने विचार देने होते हैं। राज्य का जो भी मत हो वो बाध्यकारी नहीं होता है संसद पे, और इस तरीके से एक नए राज्य का गठन हो जाता है। अब नए राज्य को चूँकि वो बाध्यकारी नहीं है सलाह, अब दूसरी बात है कि अब संसद में जो प्रस्ताव हुआ उसको पारित किस बहुमत से किया जाएगा। तो उसको पारित करने के लिए संसद को साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात सरकार जो है साधारण बहुमत की मदद से इस नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। साधारण बहुमत का मतलब है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, मतलब जितने सदस्य उपस्थित होंगे और उनमें से जितने मत दे रहे हैं उनका बहुमत यदि है
तो वह प्रस्ताव आसानी से पारित हो जाता है और देश में एक नए राज्य का गठन हो जाता है। राज्य के नाम में परिवर्तन हो जाता है। हमने देखा कि कैसे 1956 में केरला का गठन हुआ, 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड का गठन हुआ, 2000 में एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, 2000 में ही बिहार से अलग होकर झारखंड का गठन हुआ। अगर हम नाम में बदलाव के कुछ उदाहरण देखें तो जो यूनाइटेड प्रोविंस था दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए यूनाइटेड प्रोविंस में आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये सेंट्रल प्रोविंस है, ये रहा यूनाइटेड प्रोविंस। इसका नाम, ये जो यूनाइटेड प्रोविंस है इसका नाम 1950 में यूपी कर दिया गया। ये किस शक्ति के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद को शक्ति थी, सरकार को शक्ति थी। फिर मद्रास, ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी इसका नाम 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए हमने राज्यों के गठन के उदाहरण तो पहले देख ही चुके हैं। ये नाम में परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ये मैसूर की बात करें हम, ये मैसूर, इसका नाम 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। अगर हम हालिया एग्जाम्पल देखें तो ये उड़ीसा जो आपको दिख रहा है, उड़ीसा, इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया 2011 में। तो इस तरीके से संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करके राज्यों के नाम में भी बदलाव किए हैं, भारत की राजनीतिक जो मैप है उसमें भी बदलाव किए हैं। और ये शक्ति संसद को अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त होती है। राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में प्रस्ताव रखा जाता है। राज्य से अपना मत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। राज्य का मत बाध्यकारी नहीं होता है, कोई बाध्यकारी नहीं है, माने या चाहे न माने। फिर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राज्य का नया गठन हो जाता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तो साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होता है। अब हाल ही में जो हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर का अनुच्छेद 370 को समाप्त करके उसे 2 यूटीज़ में बदल दिया गया, तो वो किस शक्ति के तहत? तो अनुच्छेद 3 की शक्ति के तहत किया गया। अब हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरीके से संसद को ये एक संप्रभु शक्ति है, या फिर सरकार को यह शक्ति हम कह सकते हैं, क्योंकि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन संसद, संवैधानिक तौर पर तो संसद को ये शक्ति है, लेकिन साधारण बहुमत सरकार के पास होता ही है, तो वह आसानी से भारत के राजनीतिक जो मैप है उसमें बदलाव कर सकती है। और जैसी आवश्यकता हो, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टिकोण को लेकर हो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण को लेकर हो, या राजनीतिक नज़रिए को लेकर हो, या जनता की कोई मांग हो, समस्या हो, या कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा कोई राज्य हो जिसका कोई रणनीतिक महत्व हो, और पहाड़ी राज्य हो, तो इन सब चीज़ों को, विकास की दृष्टि से पिछड़ा राज्य हो, इन सब को देखते हुए एक पृथक इकाई के रूप में राज्यों को बनाया जा सकता है और उनके विकास पर ध्यान भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने अमेरिका के संविधान और भारतीय संविधान में जो राज्यों के गठन को लेकर और राजनीतिक स्वरूप में बदलाव को लेकर संसद की शक्तियों को देखा, और किस तरीके से संसद राज्यों को तोड़ मरोड़ सकती है, बना सकती है। व्यवहारिक तौर पर ये प्रक्रिया एकदम इतनी आसान नहीं होती कि संसद को ये शक्ति तो पारित करें। आप सभी जानते हैं कि कितना विरोध होता है। संसद को मीडिया, फिर न्यायपालिका, सभी का मत को ध्यान में रखते हुए यदि उचित ही मांग है तभी उसको पूरा किया जा सकता है। और ये संविधान के लचीलेपन को दिखाता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपनी सीमा में बदलाव कर सकते हैं। अमेरिकी संविधान काफ़ी इस मामले में कठोर है। कठोरता, संघात्मकता की एक विशेषता होती है, और कि वहाँ के राज्यों की सीमा, उनके नाम में बदलाव करना आसान नहीं है जब तक राज्य सहमति नहीं दे। हमारे देश में राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने इस विषय को गहराई से समझा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब